नमस्कार। स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का, सभी दर्शकों का, सभी दोस्तों का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाली साहित्य और उसकी विशेषताओं को लेकर के, क्योंकि पाली भाषा और उसकी समय सीमा को लेकर के हम इससे पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। और आज हमने बात करनी है कि पाली जो हमारी भाषा थी उसमें कौन सा साहित्य रचा गया। इतना तो आपको पता ही है कि जो पाली जो था उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य रचा गया, और इसका जो साहित्य है वो हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है। पाली में बौद्ध धर्म के थेरवाद अथवा हीनयान संप्रदाय के धार्मिक साहित्य की रचना हुई। मतलब मुख्य रूप से पाली के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म का थेरवाद या फिर जिसको हम हीनयान संप्रदाय कहते हैं, उसका साहित्य हमको देखने को मिलता है। पाली में बौद्ध धर्म का थेरवाद, इसको स्थिरवाद नाम से भी जाना जाता है, या फिर हीनयान संप्रदाय का जो भी धार्मिक साहित्य था, जो भी धार्मिक उपदेश थे, जो भी वचन थे धार्मिक, उन सभी की रचना इस भाषा में हुई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो थेरवाद का प्रचार प्रसार था, और मगध के जो सम्राट थे अशोक और उनके पुत्र जो राजकुमार महेंद्र थे, उन्होंने लंका में थेरवाद का प्रचार प्रसार भी किया, और वही वहाँ पर जो है पाली भाषा के संदर्भ में भी उन्होंने काम किया। और जो लंका नरेश वटगामणी थे, इनके संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक यानी कि बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह जो है त्रिपिटक, तो ये लिखा गया। यानी कि जो लंका नरेश वटगामणी उस समय थे, उन्हीं के संरक्षण में ये थेरवाद का जो त्रिपिटक नामक ग्रंथ था वो लिखा गया। तब से लेकर लंका में पाली साहित्य की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए लगातार जो है साहित्य रचना होने लगी। और इन त्रिपिटकों पर अट्टकथा, जिसका नाम आप पहले से भी परिचित हो, अट्टकथा यानी कि अर्धकथाएं जो कि त्रिपिटकों पर लिखी गई, तो ये अर्धकथाओं की भी रचना की गई। इसके अलावा जो पाली में जो हमें बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के जो ग्रंथ मिलते हैं, उसमें विशुद्धि पम्म नाम से एक ग्रंथ है, दीपवंश है, मिलिंद पन्हो नाम से एक ग्रंथ है, जो ये सारे ग्रंथों की रचनाएं पाली साहित्य में हुई है, और ये सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। इसके अलावा पाली साहित्य में जो काव्य रचना हुई वो बहुत कम मिलती है। पाली भाषा में काव्यों की रचना बहुत कम हुई थी। जो भी मानव जीवन की जो व्यापक गहन अनुभूतियों से संदर्भित जो ग्रंथ हमें मिलते हैं, या जो कुछ सामग्री हमें मिलती है, वो हमें त्रिपिटकों में ही मिलती है। तो त्रिपिटकों में ही के आसपास और उसके उन्हीं वचनों के आसपास, बुद्ध वचनों के आसपास मुख्य रूप से पाली का जो प्रयोग हुआ वो जन समुदाय में, साधारण समुदाय में अशोक के जो उपदेश, अशोक की जो भी कार्यविधि थी, जो कार्यवाहियाँ थी, उनको पहुँचाने, और गौतम बुद्ध के जो भी उपदेश थे उनको जनता तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। हालांकि जब पाली में जब साहित्य रचना होने लगी थी, तो उस समय जो है संस्कृत भी इसके साथ साथ संस्कृत भाषा भी चल रही थी। साहित्यिक कृतियाँ जो थी जिस समय पाली साहित्य की समय सीमा है, उस समय अधिकांशतः साहित्यिक कृतियाँ जो है संस्कृत में ही लिखी जाती थी। संस्कृत ग्रंथों में कहीं कहीं पर जो आम जनता है, जो कि निम्न वर्गीय जनता है, या फिर जो ग्रामीण जनता है, उनका जब कोई कथन आता था, या फिर उनका उन पात्रों की भाषा के रूप में कहीं कहीं पर हमें पाली भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये तो पाली की जो साहित्यिक रचना के बारे में बात हो गई है। तो अब हम जो है पाली की भाषागत विशेषताओं पर थोड़ा बहुत एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि किसी भी भाषा का जब हम अध्ययन करते हैं, तो जब तक हम उसके पूरे कथनों को अच्छे से नहीं पढ़ते, जब तक हम पाली को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते, तब तक हमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी कि हम पाली में
किन किन चीज़ों में परिवर्तन हुआ, एक बहुत सूक्ष्म रूप से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कात्यायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थी। ऐसे ही मुगलायन जो हैं वो पाली में 43 ध्वनियाँ मानते हैं और डॉक्टर तिवारी ने पाली में 47 ध्वनियाँ मानी हैं। तो विद्वानों में मतभेद है, कुछ का मानना है कि पाली में 41 ध्वनियाँ थी, कुछ का कहना है 43 और कुछ ने 47 ध्वनियाँ मानी हैं। अगर हम डॉक्टर तिवारी के अनुसार लेते हैं तो उनके अनुसार इसमें जो स्वर थे आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो आ छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए जो है उसके ऊपर अर्धचंद्र है, ओ में अंग की मात्रा है, ए और ओ, ये 10 स्वर थे। इसमें अंग अह समाप्त हो जाता है, री समाप्त हो जाते हैं। व्यंजन जो उस समय थे वो थे क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, क ख ग घ अङ, च वर्ग के व्यंजन च छ ज झ य, ट वर्ग के ट ठ ड ढ अण, त वर्ग के त थ द ध न और प वर्ग के प फ ब भ म। तो ये 25 व्यंजन उस समय थे और इसके साथ साथ द्वित व्यंजन की बहुत ज़्यादा द्वित व्यंजन का प्रयोग होने लगा था। कुछ कुछ जैसे य जो था पूर्ण भी था और आधा य भी प्रचलित था। र भी आधा र और पूर्ण र दोनों ही प्रचलित था। ऐसे ही ल आधा ल पूरा ल दोनों प्रचलित था। व आधा व और पूरा व दोनों प्रचलित था। और स में भी हलंत था और ह में भी हलंत आदि अनुनासिक वगैरह ध्वनियाँ इस समय प्रयोग की जाती थी। इसके अतिरिक्त पाली ने प्राचीन आर्य भाषा के जो री, दोनों ही प्रकार के जो री थे, री और री वाले, ऐसे ही ल जो था जिनमें नीचे री लगा हुआ होते थे ये वाले, और ए ओ विसर्ग जितने भी थे, और तालव्य श, मूर्धन्य श, जो दोनों ही स थे, तालव्य और मूर्धन्य स, इन दोनों ही व्यंजनों को जो है पाली भाषा ने छोड़ दिया था। इनका प्रयोग पाली भाषा में नहीं होता था। पाली तक आते आते संस्कृत की कुछ ध्वनियाँ भी परिवर्तित हो गई थी। री का उच्चारण समाप्त हो गया था। तो जहाँ पर री का प्रयोग होता था, जैसे नृत्य की जगह निच्च हो गया और निच्च से फिर नाच बना। तो ऐसे ही ध्वनि परिवर्तन हुए। वृद्ध का बुढ़ो हो गया। तो पाली में बहुत ध्वनियाँ परिवर्तित हुई। ऐसे ही जो हमारा तालव्य और मूर्धन्य स थे, इन दोनों के स्थान पर हमारा दंती स का उच्चारण होने लगा। विसर्ग का स्थान ओ ने ले लिया, जैसे देवः यानी कि विसर्ग जो था वो देवो, उसका उच्चारण होने लगा। और पाली में द्विवचन समाप्त हो गया। संस्कृत में हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन थे, तो पाली में हमारा द्विवचन समाप्त हो जाता है। और वर्तमान हिंदी में भी हमारे 2 ही वचन, एक वचन और 2 वचन रह जाते हैं। पाली में तद्भव शब्द की बहुलता थी, तत्सम शब्दों में कमी आ गई थी। संस्कृत के जो तद्भव शब्द जो है बन गए थे और तद्भव शब्दों का ही प्रयोग अधिक होता था, तत्सम शब्दों में कमी आने लगी थी। तो इस तरीके से एक नया भाषा रूप हमारे सामने आता है, जिसकी कुछ ध्वनियाँ परिवर्तित थी, कुछ स्वरों का जिसमें लोप हो गया था और कुछ साहित्य रचना इसमें हुई। तो ये इसमें जब साहित्य रचना होने लगी थी, जब ये थोड़ा साहित्यिक भाषा बनने लगी थी, तो फिर बोलचाल की भाषा का रूप और परिवर्तित हो जाता है और एक नई भाषा हमारे सामने आती है, जिसको हम प्राकृत नाम से जानते हैं। तो पाली के बाद जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा में जो अगली भाषा है वो है प्राकृत। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने सर्वप्रथम पाली का समय सीमा, इसके नामकरण आदि पर बात की थी, वैसे ही अगला हम पहले प्राकृत और उसके नामकरण का अध्ययन करेंगे और फिर उसकी साहित्य और भाषागत विशेषताओं पर बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को ये जितना भी यूनिट चल रही है, जितनी इकाइयाँ आपने पढ़ ली है, शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और बाकी आप लोग मूल किताबें आप पढ़ सकते हो, आप कई सारी पुस्तकें हैं, आप इसको और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। यदि इन वीडियोस में कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई दुविधा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको उत्तर देने की। तो आज के लिए इतना ही।
आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी बनाने की। तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।